साउंड टेक 7 एक्शन। 10 लाख ये जो कट रहे हैं, प्लीज आप भी बता दीजिए थोड़ा। 10,33,000 हैं, क्या वाकई सिर्फ इतने ही है या आपको शक है कि और कटेंगे? मानक भाई, आप तो मानक गुप्ता हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी से पूछिए ना, काहे नहीं पूछ रहे हैं? हमें लिस्ट ला के दे देंगे ना किन 10,33,000 के काटे, तब तो हम बता पाएंगे। हाँ। ये लिस्ट तो चुनाव आयोग के पास है। आप जैसे आदमी को तो ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अभी हमारे पास लिस्ट नहीं है कि कौन से 10,33,000 काटे। जैसे हमारे पास वो लिस्ट आएगी तभी तो हम बता पाएंगे ना सर। लेकिन तो विपक्ष तो ये कह रहा था सुरेंद्र भाई के करोड़ों कट जाएंगे, 1 करोड़ कट जाएंगे, 2 करोड़ कट जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत की है इन्होंने। अभी तो ये कहा है कि इतने फार्म हमने दिए थे। हाँ। इतने फार्म 10,33,000 कम आए हैं, फार्म नंबर 1। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होगी, फिर वो ये कहेंगे कि ये जो फार्म आए हैं इनके ये चीजें कमी हैं, इसके लिए अब असलियत का तो ये इसके बाद वाले उसमें काटेंगे ना। अब बेशर्मो शर्म करो शर्म। जितना आप ये तो फार्म कम आए हैं। जब ये लिस्ट बनाएंगे, जो लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट को देखिएगा ना, वो लिस्ट भी ठीक है जी। बोलिए, तो अगेन शहजाद कह रहे हैं कि आपने बसा दिया है वो सारे, अब उनको कैसे पकड़ेगी सरकार और इलेक्शन कमीशन? चलो भैया, ऐसा है मानक बाबू, हमने बसा दिए। चलो हम तो 2014 तक बसा पाए थे ना। 2014 के बाद तो ये लोग बसाए, ये वो लोग उजाड़ देते। किसने रोका था? ये लोग तो फ्लैट दे रहे हैं उन रोहिंग्यास को, फ्लैट दे रहे हैं। रोहिणी में रोहिंग्या को फ्लैट दे रहे हैं और बाकायदा आधिकारिक रूप से हरदीप पुरी ट्वीट करके बताते हैं कि ये फ्लैट दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की कॉलोनी बनाते हैं ये लोग। आप बात समझो। अच्छा, ये सब घुसपैठिया झारखंड में चिल्लाते थे। भाई कितने घुसपैठिए निकाल दिए आपने? बिहार में चिल्लाते थे, कितने घुसपैठिए निकाल दिए आपने? बात तो सही है। आप अब उत्तर प्रदेश, बंगाल में चूंकि जहां जहां चुनाव आता है वहां ये घुसपैठिए तो इनके दामाद हैं। बाकायदा ये लोग दामाद के तरीके से उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद कहते हैं चुनाव के समय हम तुमको दुश्मन बताएंगे। जैसे नाराज फूफा को बता देते हैं ना शादी में, नाराज फूफा, उसी तरीके से घुसपैठियों को ये सिर्फ शादी वाले दिन यानी चुनाव वाले दिन अपने उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप हमको छोटी छोटी सी बात बताओ, पिछले 11 साल से जिस पार्टी की सरकार हो और उसके बाद भी वो सरकार नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह जी तक दोषारोपित करती रहे, तो ऐसी निकम्मी कायर सरकार का फायदा क्या है? भाई इस्तीफा दे दो। अगर गृह मंत्री प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और 11 साल में घुसपैठ रोक नहीं पा रहे हैं, या जो घुसपैठिए यहां पर मान लीजिए कि पिछली सरकारों के समय पे बसे थे, मान लीजिए एक बार को, तो आप हमें उनकी संख्या पिछले 11 साल में अंडे छील रहे थे, आलू छील रहे थे, गोभी छील रहे थे, क्या कर रहे थे आप? पर अब तो आपको खुश ये तो लेने के देने पड़ गए। होना चाहिए सुरेंद्र भाई। ये जो 10,33,000 का आंकड़ा आ रहा है, इसमें तो लग रहा है घुसपैठिए बहुत गिने चुने ही होंगे, अगर होंगे भी तो। नहीं ऐसा है या नहीं, ये तो सरकार बतावे। अभी देखो वाजपेयी जी बड़े खुश हो रहे हैं। वाजपेयी जी मन ही मन हमारी बातों से बड़े खुश होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि ठीक है ना। अरे वाजपेयी जी रुको भाई, आपको भी हमारा मुकदमा लड़ना है, आप काहे को परेशान हो रहे? तो मसला क्या है आज की डेट में? आप इस चीज को देखो। आज एक बीएलओ की, मानक भाई, गोंडा में जहर खाया उसने, लखनऊ आते आते मौत हो गई। आज फिर लेटेस्ट है। आप हमको छोटी सी एक बात बताओ, इंसान बन के अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आप वाजपेयी जी दोनों, वाजपेयी जी तो हमारे प्रतिपक्ष में है, अगर ये क्या नाम जो एसआईआर की प्रक्रिया है, अगर ये 3 महीने 4 महीने और बढ़ जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बीएलओस के ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाएगा। डीएम नोएडा है, डीएम नोएडा ने 66 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की संस्तुति कर दी। 20 लोगों को निलंबित करने की बीएलओस को संस्तुति कर दी। ऐसा तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अमानवीय व्यवहार उन बीएलओस के साथ, जो सरकारी टीचर है, जो उनका काम नहीं है, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेचारों को अपने बच्चे पालने हैं। अब वो लोग आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर आप 3 महीने इस प्रक्रिया को क्या नाम थोड़ा सा बढ़ा दो। सुरेंद्र भाई एक सेकेंड, अखिलेश जी तो कह रहे हैं और समय दिया जाए, जबकि यूपी में तो 27 में चुनाव है, 2027 में कितना समय दिया जाए? यही तो मैं कह रहा हूं कि 3-4 महीने ही बढ़ा दो, बंगाल में भी बढ़ा दो, हर जगह पे बढ़ा दो। लेकिन आपको पता है ना सुरेंद्र भाई, एक सेकंड, आपको पता है ना कि अगर 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया खत्म भी होती है, उसके बाद भी 7 फरवरी तक नाम जुड़वाए जा सकते हैं, और उसके बाद भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। मानक भाई एक मिनट, मैं बात वाह बेटा,
लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कर रहा हूं बीएलओ के ऊपर अमानवीय आचरण की। अभी आप 2 मिनट के लिए कभी तो हम लोग इंसान बन जाए ना, रोबोट बने रहते हैं। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बना रहता हूं, आप न्यूज 24 के बने रहते हैं, वाजपेयी जी पासवान जी को लिए रहते हैं, क्या नाम ये शहजाद भाई मोदी जी को लिए टहला करते हैं। तो कम से कम हम कभी इंसान तो बन जाए। 1 मिनट, अब बीएलओ के लिए बीएलओ का दर्द भी तो बात लीजिए। अच्छा ओके, शहजाद जवाब दे रहे हैं आपका। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 3 महीने ये प्रक्रिया बढ़ा दी जाएगी और कम से कम चलिए ज्ञानेश गुप्ता का मानक गुप्ता का जो शो है वही बढ़ा दे, कम से कम उनके पास ज्ञानेश गुप्ता के पास जाएगा तो। मानक जी इमोशनल डैमेज। मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहता हूं, हालांकि शहजाद जी खामखा इस समय सत्ताधारी दल के क्या नाम अधिनायकवादी प्रवक्ता की तरीके से सूरज की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, तो आप ही के मुंह पर गिरेगा। किसी भी आदमी ने जिस सरकारी कर्मचारी को अगर धमकी दी है, किसी भी तरीके का कोई अमानवीय आचरण किया है, किसी भी तरीके की कोई बात की है, तो उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इरफान अंसारी हो और चाहे शहजाद पूनावाला हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे ज्ञानेश गुप्ता की बेटी। सरकार आपकी क्या कार्रवाई हुई? ज्ञानेश गुप्ता की बेटी, सुन लीजिए बात को, अब आप बोलिए मत, चाहे वो आप ज्ञानेश गुप्ता की बेटी डीएम नोएडा, अगर जिसने भी 66 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करी हो, अगर इरफान अंसारी ने कोई गलत बात की हो, मैं तो इरफान अंसारी का नाम लेके कह रहा हूं, अगर आपकी हिम्मत हो तो कह दीजिए ज्ञानेश गुप्ता की बेटी को। ठीक, क्या बोला तूने? किसी ने भी अगर ऐसा किया हो तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कठोरता से विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है, इसको नीचे रख लो, नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है कि बीएलओज को के ऊपर जितना अमानवीय आचरण हो रहा है, जितना उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, जितना सरकारी तंत्र का दबाव पड़ रहा है, उस हिसाब से कम मानक गुप्ता के शो में एक इन हाउस तो ये बात जाए ज्ञानेश गुप्ता जी के पास कि साहब लोग चाह रहे हैं कि बीएलओज के मानसिक दबाव कम हो, ताकि 3 महीने और बढ़ा दिए। अच्छा एक सेकंड, शहजाद आपका जवाब देंगे, शहजाद आपका जवाब देंगे, लेकिन सुरेंद्र भाई, अरे गुप्ता होना क्या कोई गुनाह हो गया क्या? अरे सर, ज्ञानेश गुप्ता का गुप्ता होना गुनाह हो गया, मानक गुप्ता का गुप्ता होना गुनाह हो गया? कमाल कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार छोड़ ही नहीं रहे आज। अरे गुप्ता में जोर ज्यादा है। आपको ये खराब लग रहा है तो मैं ज्ञानेश कुमार कहता हूँ, ये तो आपसे तो मजाक की बात। नहीं चलिए, डेढ़ 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं भाई? बंगाल का आंकड़ा तो देखिए 10,33,000 का आया है। अमिक जामी बोलिए। मानक भाई, सबसे पहले तो 30 मिनट आपने शहजाद को समय दिया, उसके बाद शहजाद साहब कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेसी चैनल है, परिवार का चैनल है। मैं ये समझता हूं कि शहजाद को भी न्यूज 24 ने जब कांग्रेस में राहुल जी को टहला रहे थे, घूम रहे, तो न्यूज 24 ने भी इनको बहुत बढ़ाया था। तो इस तरह से आप कांग्रेस से जोड़कर एक इंडिपेंडेंट चैनल को बदनाम मत करिए। देखिए अमिक 1 सेकंड, थैंक यू फॉर दिस। लेकिन अमिक 1 सेकंड 1 सेकंड, देखिए मैं बस इतना सा कह रहा हूं, आपने कहा मैंने 30 मिनट शहजाद को दिया, अरे कमाल कर रहे हैं भाई। सबसे पहले शुभंकर बोले, फिर उसके बाद शहजाद बोले, फिर सुरेंद्र, नहीं आप सोचिए ना, फिर शहजाद बोले, 3 लोगों को दिया है मैंने। हाँ, शहजाद टारगेट कैसे करते हैं आप ये समझिए। हाँ, सही पकड़े हैं। हमारा सिर्फ ये कहना, ये आप सुनिए, ये बदलापुर का भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इनका नाम है रमेश मिश्रा। चाहिए मेरा आग्रह है। तो सुना आपने, ये कोई आम इंसान नहीं। ये जनाब कह रहे हैं कि जहां जहां विपक्षियों का वोट है, जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि जहां जहां भी विपक्षियों का वोट है उसको कटवाने का काम करिए। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, एक बहुत हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है, बीएलओस की वो जो वर्कफोर्स होनी चाहिए वो नहीं है। अगर मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को गंभीरता से कह रहे हैं बतौर देश की 3री नंबर की पार्टी कि और समय दिया जाना चाहिए, समय देने से क्या हो जाएगा? समय देने से कुछ नहीं हो जाएगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था घुसपैठ चल रही है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जी, अगर आपको गृह मंत्री अमित शाह जी पे हमला करना है तो सीधा बोलिए कि घुसपैठ हो रही है, क्योंकि इसके लिए सीधे सीधे गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, बीएसएफ जिम्मेदार है
और यूपीए 1 यूपीए 2 में 82,000 डिपोर्टेशन बांग्लादेश को किए गए थे। और 2014 से 2023 का जो समय है, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 2400 डिपोर्ट नहीं हुए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो और ये जब बिहार में अभी जब एसआईआर चल रहा था, तो शहजाद सुबह शाम हर बिहारी इनको बांग्लादेशी दिख रहा था। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में कितने बांग्लादेशी निकल गए, कितने घुसपैठिए निकल गए। अब वही खेल दोबारा बंगाल के साथ हो रहा है कि वहां सारे जो है घुसपैठिए हैं। अगर घुसपैठिए बंगाल में है, इसके लिए सीधे सीधे मेरे नेता मुख्यमंत्री, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी कह रहे हैं कि घुसपैठ के लिए जो जिम्मेदार है वो गृह मंत्री जिम्मेदार है। कौन लोग हैं ये भाई? गृह मंत्री जिम्मेदार इसके लिए। तो सीधे सीधे बात करिए, डिपोर्टेशन आपने किया नहीं। हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में कहना है कि आप समय दीजिए। बीएलओ करके ये रहे हैं कि गांव में जाते हैं, फेंक के आ रहे हैं, फॉर्म फेंक के आ रहे हैं। भाई जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास उतना शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है, बीएलओ का फोर्स नहीं है, तो वो जो फॉर्म वापस नहीं आएंगे, उनकी गिनती नहीं होगी। यू आर राइट ब्रो। मकसद ये है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी ने कहा साफ साफ, एक एक वोट जोड़ने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप समय नहीं देंगे तो जो हमारा एक ग्रामीण उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवेश है, और ये इलेक्शन कमीशन जानता है। अच्छा, ओके, अमिक ग्रामीण वोट किसका है? आज के मुद्दे से हटकर एक सवाल पूछूं? जी पूछें, जरूर पूछें। ओके। अखिलेश यादव ने आज एक्स पर लिखा सुबह, पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। आप समझ गए होंगे मेरा सवाल क्या है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी हम पूर्ण करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत का एक बहुत ही मॉडर्न जमाने का जो है, बहुत ही मतलब ओल्ड आर्किटेक्ट, आप समझे कि मॉडर्न आर्किटेक्ट जो ओल्ड सा दिखता है, एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर वहां के लोगों ने और मानिकलेश जी ने सोचा था कि उसको बनाने के लिए, और अब तो वहां पे बहुत भीड़ लग रही है। हजारों हजार लोग सुबह शाम जा रहे हैं। इटावा की बात कर रहे हैं? सिया रामचंद्र जी से जुड़ी जो बात है वो सबके हैं। सही पकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है, वो शंकराचार्य जी की भी है। नहीं, मतलब मैं जो इस ट्वीट का मतलब निकाल रहा हूं वो ये ना कि अब आज मोदी जी ने ध्वज फहरा दिया, राम मंदिर अयोध्या में पूरा हो गया, अब अखिलेश जी जाएंगे। नहीं, हमारा यही कहना है कि वो सबके हैं, अखिलेश जी भी जाएंगे, और जो साधु संत शंकराचार्यों को जो परमिशन नहीं मिली। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। वाजपेयी खाओ, पेड़ मत गिरो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एसआईआर में क्या गड़बड़ क्या है वो तो बताइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, ओके, वो नहीं है। ओके, विनोद जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले मैं चाह रहा हूं विनोद जी और हर्षवर्धन जी दोनों पहले मुझे थोड़ा ये समझाइए, ममता बनर्जी कौन से खेल की बात कर रही है? कह रही मेरे खेल में मुझे नहीं हरा पाओगे। कौन सा खेल है जो वो कह रही है बीजेपी मुझसे खेल रही है या ईसी मुझसे खेल रहा है, लेकिन ये मेरा खेल है, मुझे पता है क्या कर रहे हो। अब ये तो हमारे भट्टाचार्य जी जो हैं ये बता सकते हैं, क्योंकि ममता जी के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं भाई उनका खेल क्या है। हम यहाँ बैठे कौन सा खेल बता दें? हर्षवर्धन जी को पता हो तो भले बता दें, मुझे तो कोई ऐसा पता है नहीं कि ममता जी का खेल कौन सा है और उसमें बीजेपी उलझ रही नहीं उलझ रही है, बीजेपी का खेल क्या है। पूरा देश हिला दूंगी बोल रही है। नहीं, वो तो पॉलिटिकल भाषण। देखो, हर नेता जो है जब वो केंद्र सरकार से टक्कर लेता है या उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करता है तो यही कहता है कि हम देश हिला देंगे, कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक, वाह मोदी जी, वाह, राजनीतिक बयान है, ये राजनीतिक बयान है। 10 लाख का आंकड़ा सुनकर विनोद जी आपको हैरानी हुई? नहीं, 10 लाख का आंकड़ा तो निश्चित रूप बंगाल की आबादी के हिसाब से उस प्रोपोर्शन में तो कम है, बिल्कुल कम है। बिहार में 65 लाख, बिहार में 8 करोड़ वोटर थे ना, 7 करोड़ लगभग है, उसमें 65 लाख, और यहाँ मतलब 10 लाख तो कम तो है। लेकिन अब अगर उनके फॉर्म नहीं आए हैं, उतना चुनाव आयोग दे रहा है आंकड़ा, तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें हैं जो एक शहजाद ने मुझसे पूछा था मेरा नाम कि ईवीएम को लेकर के विनोद जी, तो भाई मैंने तो कभी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि मेरे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं, तो मैं कैसे उठाऊं। मैं तो यही कहता हूं जब चुनाव हार जीत होती है तो एक पार्टी का प्रदर्शन संगठन और तमाम मुद्दों की दृष्टि से बेहतर होता है, दूसरे का उतना कमजोर होता है, इससे नतीजा आता है। लेकिन हाँ, विपक्ष जरूर आरोप लगाता रहा ईवीएम को लेकर के। अब वो एसआईआर पर या वोटर लिस्ट पर अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो वो अलग, वो फिर चुनाव की जिम्मेदारी है। तो मेरे हिसाब से मैं तो उसको ईवीएम वाले मामले में जवाब तो विपक्ष के नेता दें कि ईवीएम पर अब क्यों नहीं बोलते हैं, सबूत दें या ईवीएम का पाक साफ थी पहले या पाक साफ हो गई, ये तो नेता विपक्ष। दूसरी बात एसआईआर, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।